Battlefield Dossier Season 5, where we delve into the extraordinary stories of courage, brotherhood, honor, and glory. I am your host, Riya. As we celebrate 25th Kargil Vijay Diwas this year, we pay tribute to the brave heroes of Kargil War. आज हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल हीरो दिगेंद्र कुमार, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनको कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। आपका स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आपने जैसे फौज जब ज्वाइन करी तो आपके पहले भी घर में कोई थे या फिर आपके अंदर से आवाज़ आई फौज ज्वाइन? नहीं, हमारे क्या है कि कई पीढ़ियों से सेना की सेवा दे रहे। जैसे मेरा परदादा, दादा और मेरे पिताजी भी 1948 हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर मेरे पापा के 5 गोली लगी थी। मेरे नाना जी आज़ाद हिंद में शहीद हो गए थे। मैं एक शहीद की बेटी का बेटा हूँ। मतलब मेरे नाना थे, वो आज़ाद हिंद में बसरा बगदाद की लड़ाई में, और वो आज़ाद हिंद फौज में थे सुभाष चंद्र बोस के साथ में, वहाँ वो शहीद हो चुके थे। मेरे पापा ने 16 साल 2 महीने 2 दिन का मुझे सेना में भर्ती करवा दिया था, जो सबसे कम उम्र का था। फिर मैं स्पोर्ट्समैन भी था, रेसलर था, तो राजस्थान केसरी का अवार्ड मिला था मुझे। राजस्थान केसरी का अवार्ड उस टाइम पे मैं राजस्थान केसरी रेसलिंग में राजस्थान केसरी का खिताब मुझे प्राप्त हुआ था। और उसी टाइम मैंने 10वीं की परीक्षा में मैं कंप्लीट डिवीजन से फेल हो गया था। हाँ, क्योंकि या तो रेसलिंग कर लो या पढ़ाई कर लो, तो मैं फेल होते मेरे को उस टाइम में नॉन मैट्रिक होया करती थी फौज में। 85 में भर्ती हुआ था मैं, 86 से वो लागू हो गई थी 10th के पास। तो उसी टाइम हम सेना में भर्ती हुए थे। मेरे पापा खुद जा करके मेरे को कर्नल करमजीत सिंह झुंझुनू के अंदर भर्ती कराया था। मेरे को सेना की पहली भर्ती देखने गया था, पहली में मैं फर्स्ट पास आया था। अच्छा सर, आप उस ऑपरेशन के बारे में बताइए जिसके लिए आपको महावीर चक्र मिला। देखो, वो कारगिल युद्ध की फर्स्ट विक्ट्री थी। पूरा देश, क्या दुनिया जानती है कि कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला श्रेय 2 राजरीप के बहादुर जवानों को जाता है। हमारी बटालियन कुपवाड़ा में तैनात थी, और कुपवाड़ा के अंदर मतलब हमारी बटालियन थी। मैं एक कोबरा टीम थी हमारी, जिसको घातक टीम भी कहते हैं। उस घातक टीम का मैं प्लाटून हवलदार था, करे मतलब उसका कमांडर था। और जो मेरे से सीनियर था वो छुट्टी पे था, इसलिए मैं 2IC था, लेकिन कमांड कर रहा था। तो 13 मई को मैंने वहाँ 4 उग्रवादी मारे थे। बोर्डबल एक जगह है दुर्गमुल्ला के पास में, वहाँ 4 उग्रवादी दौड़ा कर मारे थे। तो पूरी बटालियन का तहलका मच गया। 2 राजरीप तो ऐसी खतरनाक बटालियन है जो उग्रवादियों को दौड़ा के मारती है। हमारे को आदेश मिला कुपवाड़ा से कि आपको 72 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आपको कारगिल पहुंचना है। और घमासान लड़ाई कारगिल में शुरू हो चुकी है। दुश्मन पूरा ऊपर ऊंची चोटियों पर बैठा हुआ है, और 18,000 को, 15,000 को, 16,000, 20,000 हमारी सेना थी नीचे। तो मुकाबला देख लो, कितना ताकतवर मुकाबला। आप आइडिया लगाओ कि एक तो टॉप फ्लोर पर और एक नीचे बेसमेंट पर हो, तो बेसमेंट वाला की तो पत्थर से भी मृत्यु हो सकती है, और ऊपर वाला की तोप से भी नहीं हो सकती। लेकिन उनको मार गिराना ये भारतीय सेना का पहला काम था। और कारगिल युद्ध पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप युद्धों की गिनती में आता है, अगर गौर किया जाए तो। लेकिन हमारी सेना के जितने भी पुराने जाबाज सोल्जर थे ना, हमने नए जवानों को नहीं चढ़ाया वहाँ, जिसकी 3 साल नौकरी, 4 साल नौकरी ना, क्योंकि 3-4 साल नौकरी वाले को इतना तजर्बा नहीं होता। हमारी बटालियन के CO साहब थे कर्नल MB रविंद्रनाथ। तो उन्होंने हमारी बटालियन को इकट्ठा कराया। अगर भाई अपने को 3 दिन का समय है, तो लोलिंग की रेकी करके आनी। तो हमारा एक ओ ग्रुप होता है जिसमें सभी कमांडर होते हैं उसमें। तो मैं घातक कोबरा टीम का कमांडर था। तो वो बोला कि ओ ग्रुप को पालन करो फटाफट, अपने को टास्क मिला तोलोलिंग का। तो हम वहाँ जैसे गुमरी में, हम 72 घंटे का टाइम मिला था, हम 36 घंटे में कारगिल पहुँच गए थे। हमारी बटालियन को इतना तगड़ा शौक चढ़ा। अगर उसने बोलो, कोई बोलता होल्ड करो, बोलो होल्ड कारगिल में करेंगे यार, कारगिल में करेंगे। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कोई टूर्नामेंट दिखाओ या मेला देखने के लिए, कि कोई मॉल या कोई ऐसी फिल्म हो कोई बढ़िया, उसको देखने के लिए बच्चे चाव नहीं चढ़ते ऐसे, मम्मी हमारे को दिखाओ ऐसे हमारे CO साहब को हम करें, मो साहब जल्दी चलो। CO साहब ऐसे देख के अफसोस करें कि यार ये बच्चे मौत को बोल रहे कि हमने जल्दी लगाना है गले। लेकिन हमारी 2 राजरीप मौत को गले नहीं लगाते, हम दूसरे की मौत को अपनी झोली में डाल कर उसको रवाना करते हैं।
हमारी टूर राजनीति में ऐसे कोई नहीं कहेगा हम देश के लिए मर जाएंगे। हमारी टूर राजनीति का हर जवान ये बोलता है कि हम मरने के लिए नहीं आए साहब जी, हम तो मारने के लिए आए। मारने वाले फौजी टूर राजनीति में पाए जाते हैं। तो उस जगह पे वहाँ जैसे ही जाते, द्रौपदी कुंड नाम की दराज से पीछे एक जगह है, तो वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सबसे आगे वाली गाड़ी में मैं था, तो वहाँ उतरा तो सामने से एज ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गाड़ी आई, तो उतरा तो हमने वो अखबारों में तो फोटो देख रहे कि मिले तो नहीं थे, तो उतरते मैं बोले मो साहब जय हिंद साहब। बोले हाँ भाई टूर राजनीप। मैं हाँ साहब टूर राजनीप आ गया। सीओ कौन है तुम्हारा? मैं सर कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। बोले रविंद्रनाथ को फटाफट बुलाओ मेरे पास में। मैं वहाँ दौड़ के गया तो सीओ साहब बीच में ही को गाड़ी में उतरने वाला था गाड़ी। मो साहब जनरल साहब आपको बुला रहे। बोले ओ मलिक साहब होंगे? हाँ साहब। तो वो दौड़ के गए, बोले हाँ भाई कर्नल रविंदर। बोले हाँ साहब। बोले आपको तोलोलिंग का टास्क दिया जाता है, अरे आपको 3 दिन बाद में आपकी बटालियन का दरबार लिया जाएगा, यानी सैनिक सम्मेलन। तो बोले 3 दिन तक आप इस तोलोलिंग की पूरी की रेकी करके आ जाओ और हालात और वो देखो कि आपको अटैक कैसे करना है, क्या सपोर्ट चाहिए आपको, आरटी सपोर्ट चाहिए और कुछ चाहिए, एयर सपोर्ट चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको मैं दूंगा। जब हमारे शिव साहब बोले साहब आरटी सपोर्ट मिलो या ना मिलो हम आपको तोलोलिंग देंगे। मेरे को कर्नल रविंद्र ने बोला कि ओ ग्रुप को दिगेंद्र फालन कर दो। वो फालन हुआ और वहाँ से बोले जिसके पास हथियार है वो हथियार ले लो, 100 राउंड ले लो और बोले जो खाना पीना सूखा पाका जो भी है डालो पिट्ठू में और मेरे साथ मुँह। और हम रात को वहाँ से शाम को चल देते हैं और 1 जून 1999 को रात को हम गए तो वहाँ भीमभट नाम की जगह थी, वहाँ पे जिस बटालियन का वो अटैक मारनी थी उसका फायर बे वो था, बेस था वहाँ। तो वहाँ हमारे को एक गाइड मिला, बोले सर मैं आपको टूर राजरीफ के ग्रुप को लेने के लिए आया हूँ। तो उसी टाइम मेरे दिल में उसको मैंने पूछ लिया, मुझे भाई साहब आप रास्ता कौन सा है? बोले सर यही रास्ता है, ये दूसरी बटालियन हमारी से पहले थी उसने भी यही बताया था और मेरे को उससे आगे वाली ने भी यही रास्ता बताया था। बोले हाँ। मेरे को 3 बटालियन जो इस पर तोलोलिंग पर गई वो इसी रास्ते से गई थी। बोले हाँ। मैं हमारे एसएम साहब थे सुबेदार मेजर मदन सिंह साहब, मैं उसको बोला मैं साहब जी इस रास्ते नहीं जाएं। बोले क्यों? मुझे तो कुशब है। अरे बोले तू फौजी हो गए, शुभ कुशब क्या करता है? मैं को नहीं साहब, युद्ध में जाने से पहले सुर का ज्ञान होना चाहिए, पैर अपने को जो सुर और दिशा का ज्ञान हो तो विजय प्राप्त होती है। मो साहब तो बोले तेरा क्या मतलब है? मो मतलब इस रास्ते से नहीं जाएंगे, मैं प्रेडिंग कोर्स क्वालिफाइड हूँ, आपको इस रास्ते से पहले अगर तोलोलिंग पे पहुंचा दूँ तो? बोले शिव साहब से बात कर। फिर मैं शिव साहब राम राम। बोले क्या बात है दिगेंद्र? मो सर इस गाइड के साथ नहीं जाएंगे। बोले क्यों? मुझको सर इस रास्ते से ये जो 3 बटालियन गई है ना, इन्हें 3 बटालियन ने मुंह की खाई है और इन्हें कैजुअल्टी दे दी और इनको कामयाबी नहीं मिली। तो मुझको हम तो उस रास्ते जाएंगे जो विजय का द्वार खोलता है। तो बोले वो कौन सा रास्ता है? मुझको साहब वो मैं बता दूंगा, मैंने नक्शे पे देखा और वो नाले जा करके ने और दूसरा रास्ता आ गया। वो 2-3 आदमी उसी रास्ते से गए, वो 12 घंटे में ऊपर पहुंचे और हम 8 घंटे में उनके पास पहुंच गए। वो नाले जा करके थोड़ी सी चढ़ाई एकदम से खड़ी थी, वहाँ से मैंने चढ़ाया। शिव साहब बोले तू तो मारने के लिए लड़ाई से पहले मर जाएंगे यहाँ। मगर नहीं साहब ये तो अभी मौसम बन रहा है। मतलब अरे तू किसा मौसम बना हुए थे के अंदर? बोले ये कौन सा रास्ता है? मगर साहब तोलोलिंग पे लेके जाऊँगा आपको पक्का। और जैसे उस पहाड़ी को चढ़ते फिर मैं साहब ये सामने वो जो बटालियन है उनका फायर बेस है और वो सामने तोलोलिंग है। अरे बोले ऐसा साहब, बोले दिगेंद्र तो मैपरिंग बहुत तगड़ा क्वालिफाइड। बोले साहब मैपरिंग का तो बेस्ट स्टूडेंट है, ये तगड़ा है, जानता है मैपरिंग का। तो वहाँ चले गए। जाने के बाद में अपने अपने जो कमांडर थे उनको बोला कि भाई इसकी रेकी करो। चारों तरफ से हमने उसकी रेकी छानबीन करना शुरू करी, यानी पुलिस के कोआवत में तफ्तीश, हमने तोलोलिंग की तफ्तीश शुरू कर दी। नहीं चारों तरफ घूमे तो मैं पीछे की तरफ जाते हैं, इधर पीछे नाले में जाता हूँ मैं और वहाँ से मतलब ऐसे अपनी दूरबीन से पूरा उसको देखता हूँ तो वो ऐसे खड़ी पहाड़ी थी। तो मैं सोचा कि ये इस रास्ते से अगर यहाँ जाएंगे तो तोलोलिंग यहाँ से 20-30 मीटर रहेगी और यहाँ से अगर रास्ता बांध दिया जाए तो अपने तगड़े तगड़े कमांडो तो चढ़ सकते हैं। बोले हाँ, पर मुझे यार ये रास्ता कहाँ से मिले? वो तो क्यों मैं कमांडो में था तो वो तो मानेसर में था, तो मैं सोचा वो रास्ता तो मानेसर में लगा, यहाँ तो मेरा, हालांकि मेरा वहीं पे
जो सोनमार्ग है वहाँ ड्यू बैटल स्कूल है, वहाँ मेरा माउंटिंग वेयरफेयर कोर्स किया हुआ था। तो मुझको उसके पास तो पुराने रस्से, नए रस्से, टकाटक रस्से तो मानेसर में मिलेंगे, कमांडो के पास में। तो क्या हुआ, मैंने शिव साहब को बताया, मुझको वो बहुत देर हो गई जब सब फालन हो गए। वहाँ बोले वो लड़का नहीं आया, बोले साहब दिगेंद्र नहीं आया कोबरा। अरे बोले उसको ढूंढो कहाँ है। तो वहाँ आवाज दी, दिगेंद्र तू कहाँ है, दिगेंद्र कहाँ है। तो वो गोला बरस रहे थे वहाँ, गब्बिंग गब्बिंग ऐसे, वो पहाड़ी ऐसे हाल रही थी जैसे मतलब दिवाली की टाइम में बिल्डिंगों के पास में पटाखे नहीं छोड़ते बच्चे, तो वो ऐसे अंदर बैठे बैठे बच्चे, बुढ़िया, लड़के, जवान सब बोलते ओह दिवाली मन रही है, पटाखे चढ़े। ऐसे वहाँ बम्बारमेंट हो रहा था, दुश्मन की गोले, हमारे गोले ऐसे पड़ रहे थे दम दम। और वहाँ तो 50-50 किलो के पड़ते थे और कई मीटर में पाड़ देते थे वो, तो वो धरती तो हालेगी ना। तो वो ऐसे ही हाल रही थी वहाँ धरती। तो उधर मैं आया तो मैं शिव साहब मुझको, साहब बोले दिगेंद्र कहाँ गया था। मुझको साहब मैं इस नाले में गया था रेखी करने के लिए। अरे तो बोले बेवकूफ़ क्या रेखी करके आया। मुझको साहब करे आया। बोले क्या। मुझको साहब इधर से अगर रस्सा बांध दिया जाए वो मुझको, तो बोले वो कौन बांध सकता अपनी यूनिट में। मुझको वो तो मैं ही बांध सकता हूँ। बोले क्यों। मुझको सर मैं ही हूँ बस स्टूडेंट उसका, माउंटिंग वेयरफेयर कोर्स का। मुझे इस पहाड़ियों में मेरा बहुत रस्से बांधे हुए हैं और मुझको मेरा कोर्स भी है साहब। बोलो तो बोले क्या चाहिए। मैं अकूकमेंट है भाई, अकूकमेंट बगैर तो मैं कैसे बांधूँ, रस्सा चाहिए तभी तो बांधूँ। बोले वो कहाँ मिलेगा। मुझको साहब वो तो दिल्ली में मिलेगा। तो बोले दिल्ली में कौन ले आओ। मुझको आप बताओ साहब। बोले ठीक है तो एक काम करिए, जब दरबार में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आता है ना, तो उस टाइम पर वो बोला किसी जवान को कोई शक, तो उस टाइम में तू खड़ा हो जाना कि साहब मेरे शक है, मेरे को एक रिक्वेस्ट है। तो तेरी रिक्वेस्ट फटाफट सुनी जाएगी। मैं कमांडरों के थ्रू बताऊंगा तो कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे, और तू डायरेक्ट ही बता देगा तो वो सीधा ही बल्ब चल जाएगा। कहले मतलब सीधा डायरेक्ट ही हुक्म, और वो फटाफट करवा देगा। तो वहाँ हमारी बटालियन को पालन किया गया, और हमारी बटालियन के अंदर मतलब 2 कास्ट होती है, जाट और राजपूत। तो वो दोनों कास्टों को बोले छत्री कौम से पैदा होने बहादुर और बब्बर शेर जवानों, आज भारत माँ की इज्जत तुम्हारे हवाले है। चीफ ने यह कहा कि आज भारत माँ की इज्जत तुम्हारे हवाले है। मेरे बच्चों मुझे आज तोलोलिंग चाहिए किसी भी सूरत पर। ये तिरंगा झंडा 2 राजरीफ के हाथ से फहराना चाहता हूं मैं। 2 राजरीफ ये झंडा फहराओगी तोलोलिंग पे। कोई वॉलंटियर कमांडर है तुम्हारे में झंडा फहराने वाला। जरा कोई नहीं बोला उधर। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, काला पटका बंधा हुआ था। तो मैं खड़ा हूँ सर, जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, सेना मेडल सर। बोलो दिगेंद्र वही है कि जो एक गोली से 144 उग्रवादी सरेंडर करे थे आपने हजरत बल में। मुझे यस सर। बोलो श्रीलंका में बहुत आदमी मारे थे। मुझे यस सर। बोले अभी कुपवाड़ा में 4 उग्रवादी दौड़ा के मारे थे अकेले ने, वही कोबरा है। मुझे हाँ साहब। तो बोले अब क्या इरादा है। मुझे साहब ये झंडा दे रहे हो ना, ये गाड़ने का पूरा वादा है। बोलो कैसे। मुझे साहब मेरे को रस्सा चाहिए, वो कमांडो अक्विपमेंट चाहिए, पीछे से रस्सा बांध करके ने, और हम हमारी घातक टीम को, हमारी कंपनी को हम यहाँ से ले जा सकते हैं। सामने तो बारूदी सुरंगें हैं, माइन फील्ड बिछा हुआ है। यहाँ जाएंगे तो टांग उड़ जाएगी, सिर उड़ जाएगी, धड़ उड़ जाएगा, क्योंकि वो बारूद बिछा रखे उसमें तो पैर रखते ही उड़ेगा वो तो ऑटोमेटिक सा। तो बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा है। मुझको सर मैं। बोले कैसे। मुझको माउंटिंग वेयरफेयर कोर्स है सर मेरा, और मैं ये रस्सा बांध सकता हूँ। पर मुझको सर मेरे को एक चीज़ और चाहिए। मुझको वो जो इंजेक्शन आते हैं ना, वो अंग्रेजी में तो उन्हें एक जनरल साहब ने बोला रोड कौन से है वो जो स्टेरॉइड है ना। मुझको सर वो इंजेक्शन चाहिए मेरे को। बोले कितने। मुझको सर 4-5 तो दे ही दो। बोले इतना क्या करें। मुझे सब रस्सा बांधने में टाइम 2 घंटे लग सकते, 10 भी लग सकते, 20 भी लग सकते। बोले इतनी देर बांधेगा। मुझको सब लड़ाई में तो 24 घंटे काम करना पड़ता है ना। बोला ठीक हो गए। तो 5 इंजेक्शन लिया, मैं पैंट में सिल लिया, वो रस्सा आ गया कुकमेंट मेरे को 2 घंटे बाद मिल गया। हम वहाँ रवाना हुए, और मतलब 4-5 तारीख को हम ऊपर चढ़े, 6-7 को ऊपर गए। वहाँ 14 घंटे में पीछे रस्सा बांध दिया। इतना हमारी जितनी हमारी जो एक डेल्टा कंपनी थी जिसको बर्बाद बैंकर को करने के लिए छुड़ा गया था, और एक हमारी मतलब चार्ली कंपनी थी, उसको तोलोलिंग टॉप पर अटैक मारने का आदेश मिला था, और घातक को पीछे से। ये हमारे को टास्क में तो हम घातक में थे। तो हमारी ऐसे वो पहाड़ी ऐसे थी, तो एक इधर से एक कंपनी इधर से।
और उसकी एक कंपनी सपोर्ट मतलब पीछे हमारी, क्योंकि फाइटिंग 4 कंपनी होती है हमारी, 2 कंपनी आगे लड़ेगी तो 2 उसकी सपोर्ट करेगी। हालांकि आर्मी का रूल अलग है, लेकिन हमारे सीओ साहब का रूल अलग ही था, 1 अप 2 डाउन या 2 अप 1 डाउन होता है, ये आर्मी का रूल है। लेकिन सीओ साहब ने बोला 2 अप 2 डाउन। तो इस प्रकार से मतलब ये हमारी 2 कंपनियों को यहां से और 2 कंपनी उसके पीछे से, और घातक इधर से। तो मैं ये 14 घंटे में रस्सा बांध दिया मन, और 1 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया मन, और लगाने के बाद में ऐसे पिकेट ठोकता गया, फिर उसका बड़ा रस्सा बांध के ने, और हमारी पूरी घातक उधर से चढ़ी। अब घातक के अंदर उस टाइम पर तो हम 6-7 आदमी थे, लेकिन जैसे ही वो रस्सा बांध दिया उसके बाद में हमारे सीओ साहब ने मेरा कंपनी कमांडर, जो चार्ली कंपनी का कंपनी कमांडर था मेजर विवेक गुप्ता, वो घातक के साथ कर दिया। उसके बाद में सूबेदार भंवरलाल भाकर वो हमारे साथ कर दिया, सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ था वो मेरे साथ, क्यों ये सभी कमांडो थे पहले, ये मेरी तरह कमांडो थे, तगड़े थे, लेकिन उनकी रैंक बड़ी होनी चाहिए, उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वो बोले तुम घातक के साथ जाओगे। अब वो वहाँ का सीएचएम यशवीर सिंह और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन, लहसनायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर, ये 9 आदमी 10वां में, ये 10 के 10 हो गए। तो बोले दिगेंद्र घातक का कमांडर तू है। मुझको साहब मैं कहाँ से आया, कमांडर कंपनी कमांडर भी आ गया, सूबेदार भी आ गए, सीएचएम भी आ गए, हौलदार आ गए, मेरा कहाँ नंबर है। बोले रे दिगेंद्र हम तो तेरे को साथ लड़ाई लड़नी है, कोई कमांडर नहीं है। सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है चले क्या करना है। मुझको सर तोलोलिंग पे झंडा गाड़ेंगे साहब, मुझको आप मेरे गुरु और मैं आपका चल रहा हूँ। ऐसे ही भंवरलाल साहब बोलता है वो भी मेरे गुरु थे। तो मुझको गुरु जी तोलोलिंग तो जीत के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम ऐसे बातें कर रहे थे, ऊपर से आदेश आया कि भाई 12 जून को रात को अटैक मारना, और ये मतलब 11 जून की दिन की मतलब रात की बातें थी, और 12 जून का सुबह होया, सब ने गले मिले, सब आपसरी में मिले, वो आज अपना आखिरी दिन है, सबके सभी हमने ऐसे चूरमा बनाया, मतलब रोटी बनाई हिलमट पैर से बना करके उसमें घी डाला और चीनी डाली और ऐसे चूरमा बनाया, और वो हमने सब ने खाया। अब कोई कहता है ना अगर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम, लेकिन मैं इसको कहता हूँ दाने का भी 100 टूक करने के बाद भी उस पर नाम लिखा होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ का प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने चूरमा खाया तो उसके तो कई टुकड़े हुए थे ना दाने के, और वो मेरे 9 साथियों ने भी खाए थे और मैंने भी खाया था उसमें, लेकिन वो आज स्वर्ग में और मैं ही आऊँ। तो हमने वो चूरमा खाया और शाम को रात हुई था। वो जसवीर बोलता है उससे पहले हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे को मोटिवेशन का लेक्चर भी दे के गया था। चीफ मेरे को नीचे बुलाया, बोले दिगेंद्र अगर बेटा बोले अगर टू राजरीफ अगर सुबह तिरंगा झंडा फहराता है तो नाश्ता मैं लेके आऊँगा, तुम्हारी टू राजरीफ का नाश्ता अपने हाथ से लाऊंगा, तुम्हें जो झंडा फहराओ सबसे पहले अपने हाथ से नाश्ता कराऊंगा। मुझको आपका नाश्ता का टू राजरीफ का हर सिपाही इंतजार करेगा श्रीमान। बोले शाबाश, ये हमारी बातें होगी। अब जसवीर मेरे को बोलता है, बोले दिगेंद्र चूरमा ले चला ऊपर। मुझको बावड़ा है यार तू, अरे मेरठ का शेर होकर के बावड़ी बातें कर रहे हैं। बोले कैसे? मुझको अगर अपन जिंदे रहे तो चीफ लाओगा नाश्ता, अगर अपने ऊपर पूछ गए तो नाश्ता की जरूरत क्या है? मुँह खा ले, अभी खा ले, जो खाना है अभी खा को ले। हमने खाना खुना खाया, और 12 जून को रात को जैसे ही मेरे गुप्ता साहब बोलता दिगेंद्र क्या प्लान है बता। मुझको साहब कंपनी कमांडर तो आप बताओ। मुझको साहब मेरी तो एक ही प्लान है। बोले क्या? मुझको फर्स्ट बैंकर के अंदर मैं ग्रेनेड ठोक दूंगा, फर्स्ट बैंकर को उड़ा दूंगा। तो भंवरलाल भाकर बोलता दूसरा मैं, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरा मैं, सीएचएम यशवीर बोलता चौथा मैं, पर गुप्ता साहब बोलता है 5वां मैं, बीच में रहूंगा बोले मैं, और छठा हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, और छठा नायक सुरेंद्र, नायक चिमन, लहसनायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर। ऐसे 10 के 10 बैंकर। और गुप्ता साहब बोलता है, बोले दिगेंद्र एक बात बता, अगर 10 से ज्यादा बैंकर हुए तो मुझको फिर जो मैं पहला मैं उड़ा रहा हूं तो लास्ट में मैं उड़ाऊंगा। बोले ठीक ओके डन पक्का? बोले हाँ। बोले चढ़ शुरू हो जा, क्योंकि रस्सा था बांधा, तू ही चढ़ेगा पहले। तो मैं रस्सा ऊपर बांधा। उसी टाइम हमारा फायर बेस बनाया था 600 मीटर, तो उस पर हमारी एटीजीएम
जो ATGM MMG मीडियम मशीन गन और RT की जो जितनी भी गन थी ना, उनको मैंने डायरेक्ट फायर करवाया था उसके ऊपर। RT का जो तोप खाना एक जो इनडायरेक्ट फायर करता है, और वो 14 घंटे पहले करवा दिया था मैंने, जो रस्सा बांधा था मैं 14 घंटे उस टाइम पे भी, मतलब जो डायरेक्ट फायर ऐसे आ रहा था उसको मैंने इनडायरेक्ट करवा दिया, मतलब डायरेक्ट करवा दिया, इनडायरेक्ट फायर को डायरेक्ट फायर करवा दिया। यानी इनडायरेक्ट फायर का मतलब होता है कि यहाँ से मतलब रेवाड़ी पे बम गए ना बगैर देखे हुए, और यहाँ से सीधा रेवाड़ी देख के गोली मारना, उसको डायरेक्ट फायर कहते हैं। तो बिफोर्स गन थी वो, एक ऐसी गन थी जो डायरेक्ट फायर करती, बाकी कोई गन फायर नहीं करती। वही एक गन ऐसी है जो डायरेक्ट ही फायर करती है, बिफोर्स गन। तो बिफोर्स का OP था, एयर आर्टिलरी OP, उसको हमने कहा कि मुझको साहब हमारे को डायरेक्ट फायर चाहिए। बोले ओके मिलेगा। तो उस पर डायरेक्ट फायर पड़ रहे थे, 1 मिनट में 12,000 गोले बरस रहे थे स्टोलोलिंग पे। कितने? 12,000 गोले बरस रहे थे। तो हमने सोचा कि दुश्मन तो मर गया होगा, और वो भी लगातार 24 घंटे। और जैसे हमारा जो फायर बेस कमांडर था इधर, सूबेदार राम कुमार लांबा था, तो उसको मेरे कांटेक्ट में था। मैं उसको बोला, मैं को साहब जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो आप फायर को बंद मत करना। तो बोले क्यों, मरेगा, अपनी गोलियों से मरेगा? मुझको नहीं, तो मुझको थोड़ा ऊंचा कर देना ताकि दुश्मन को ये पता नहीं चले अगर भाई इसकी एक्यूरेसी खिसक गई। हिंदुस्तानियों की एक्यूरेसी ऊपर होगी, फायर करते करते अगर ऊपर आती है ऐसे धीरे 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 1 सेंटीमीटर लेती है तो ऊपर वहाँ मतलब 20 फीट पर जाती है गोली। तो मम्मी को साहब अपनी MMG लगी हुई है, ATGM लगी हुई है, रॉकेट RL है, अपनी जो भी गन है ना, इनको मुझको साहब जिस जगह फायर कर रहे हो मैं ऊपर जाने के बाद में बोलूँगा कि 1 मीटर ऊपर, तो आप 1 मीटर ऊपर कर दो। बोले ठीक है, पर बोले दिगेंद्र तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, 1 मीटर को ना 2 मीटर बोल। मुझको नहीं साहब 1 मीटर पर तो बहुत होता है, सांप की तरह रेंगते हुए चले जाएंगे अंदर, और दुश्मन का भी मुंह पर गोली ठुकती रह गया जे, तो दुश्मन भी बाहर नहीं निकल सके, और वह जा करके सीधा ही हाथ मिला लेंगे दुश्मन से। हाँ बोले तेरे दोस्त है मिला लेगा। ये बातें रियलिटी में हमारे साथ वहाँ होती है। तो रामकुमार लांबा बोलता है, बोले ठीक ओके। अब कहानी क्या होती है कि रामकुमार लांबा, मैं वहाँ ऊपर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ गो कोबरा फॉर लंदन, बोले पास। मैं गो 1 मीटर ऊपर, बोले यल्ले। तो उसने खटाखट सारी गनों को बोले 1 मीटर अप करो। तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस करवा रहा कि जितने वो ऑपरेटर थे उन्हें 1 मीटर ऊपर करी, और वो उसमें सस्ता हुआ राउंड जाता है। एक MMG का 5 बाल 1 ट्रेसर, यानी 5 तो गोली जा रही है, 1 ट्रेसर सस्ता हुआ जाएगा ना ऐसे, तो वो उसकी 600 मीटर के बाद में वो चसना शुरू हो जाता है। क्या बुलेट है, ऐसे लाल लकीर सी जाएगी, ऐसे जैसे रेडियम पड़ता है ना, ऐसे लाल लकीर जाएगी। अकबर गोली यहाँ से जा रही, तो वो जैसे मैं उसको देखा ऐसे, तो मेरे को सुबेर साहब बोलता, बोले सही है दिगेंद्र कई मीटर, बोले। तो उसने 1 मीटर की बजाय 1.5-2 मीटर ऊपर कर रहेगा, 6-7 फीट ऊपर से गोली ऐसे जा रही। हम सटासट बम को, तो सबके सब मेरे साथी ऊपर चढ़ जाते हैं। उधर से CO साहब चार्ली कंपनी के साथ में लड़ाई 400 मीटर पर आ गया, तो वहाँ हमारे 4 आदमियों की टांग उड़ गई। एक राइफलमैन मतलब वो था राम साहिब आजा, एक राइफलमैन था फूलचंद, और एक लहसनायक था राजेंद्र सिंह तंवर, जो मेरे गांव के पास का था, जो शामपुरा मतलब जिलो नीम का थाना पड़ता है, मेरे गांव के पास में ही उसका। तो वो CO साहब का ऑपरेटर था, उसकी टांग उठ गई यहाँ से 4, एक दुरंग सिंह की, ऐसे 4 आदमियों की टांग उठ गई। उठते ही CO साहब मेरे को बोलता है, कोबरा यहाँ तो बुरी तरह माइन फील्ड है। तुमको मैं तो साहब पहले ही बताई दिया आपको। तो मम्मी को साहब जहाँ खड़ी है ना पहाड़ी, और उस साइड में ऐसे पत्थर है, और पत्थरों में माइन नहीं हो सकते। बोले क्यों? वो पत्थरों में खोद के कौन माइन लगा होगा? बोले ये तो बात सही है तेरी। तो मुझको साहब अगर उसको ऊपर रखे भी होंगे ना माइन, तो उनको हाथ से ऐसे नाले में गिर दो, नाले में फटेंगे। क्योंकि माइन के ऊपर जब तक ऊपर से दबाव नहीं आता, जब तक वो चाल नहीं करेगा। उसका कैपेसिटी होती है 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 35 किलो, 105 किलो। हर माइन के ऊपर पैर रखने की कैपेसिटी वजन के ऊपर वो चाल करता है। तो उसको ऐसा कैसा मुझको नीचे फेंक देना साहब अगर कोई माइन होता है तो। बोले ठीक है दिगेंद्र ओके रोजर। अब वो चार्ली कंपनी को यहाँ से पेट्रोल करके इस साइड से चलता है, डेल्टा कंपनी को वो इधर से करता है कि बोलो सामने से कोई कैजुअल्टी मत देना माइन फील्ड में। तो डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर P आचार्य,
और उनके 2 आईजी थे, लेफ्टिनेंट सक्सेना, मोहित सक्सेना, तो वो इधर से वो लीड करते और हमारे इधर से लीड करते, मतलब इस प्रकार से सीओ साहब कर्नल एमपी इधर से, और घातक ऊपर से जारी थी, वो तो पहुंच गए थे, हम तो भाई रस्से से गए थे। तो जैसे ही ऊपर जाते हैं हम, कहाँ पर ऊपर है, तो वो 10 के 10 9 के 9 आदमियों को मैं आगे कर देता हूँ, फिर उसके बाद में फायर लांबा से फायर ऊपर करवाता हूँ, फिर ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ। मेरे पास में 350 गोली AK-47 की, 18 हैंड ग्रेनेड, जो एक ग्रेनेड 9 मीटर में कुछ भी नहीं छोड़ता, और एक पिस्टल और एक कमांडो डैगर। कमांडो डैगर वो होता है, इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड के अंदर भिगोया होता है, जो आदमी को टच करते ना अंग्रेजी बोलो ना हिंदी बोलो ऊपर ही चले जाता है। टच करते ऐसे आंख है तो ऐसे ही रहेगी उसकी, ऐसे भी नहीं बोल सकता। तो ये सामान लेकर के और हम चढ़ते ऊपर, और जैसे ही ऊपर गए तो मेरे साथियों को बोला, मुझको साहब मुंह ऐसे। अब जैसे मेरे साथी कोई 10 मीटर, कोई 20 मीटर, कोई 15 मीटर आगे की तरफ चलते, और मैं सब आगे आते, फिर मैं मुझको ओके रोजर बोले, हाँ लास्ट। वो जसवीर बोलता, गुरुजी लास्ट। तो उसने मेरे थप्पी मारी, जाना समझ ले लास्ट है, इशारा होता। वहाँ बम्बार, वो जो गोली ऐसे बम्बारमेंट हो रहा था, तो चाहे कितनी जोर से बोलो किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ इशारा से काम होता है। और रात अंधेरी, कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल 12 जून 1999 की काली रात थी वो, जो अपनी खुद की आंगली को ऐसे चेक करे ना तो नहीं दिखाई देता, हाँ ऐसे लगाता है तब चेक पता चलेगा ये 4 है 3 है। इस प्रकार से हम वहाँ 12 जून की रात को आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे बढ़ते बढ़ते गए तो कहीं भी वो मिसाइल टकराओ तो रोशनी हो, नहीं फिर अंधेरा, तोप टकराओ तो रोशनी हो, न फिर अंधेरा। तो वो जैसे रोशनी हुई तो वो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ ऐसे पड़ी हुई थी, और उसके बीच में ऐसे पत्थर थे काले काले, उनको पकड़ता पकड़ता मैं आगे की तरफ जैसे बढ़िया, तो दुश्मन का जो बैंकर था जिसमें गन लगी हुई थी, गन फायर कर नहीं रहा था वो, तो उस पर ऐसे हाथ गया, और जाते मैंने कोई तो गन है, बैरल है, मैंने अपनी तरफ जैसे ही खींची उसने फायर कर दिया। तो पहले गोली यहाँ लगी मेरे, और 3 गोली ये लगी, और 2 गोली AK-47 में लगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये 3 गोली यहाँ लगी मेरे, और 2 गोली AK-47 में लगी, वो भी छूट गई मेरे से। अब छूटते मैं सोच रहा थी के अंदर धोखा, भाई आज तो मर गए भाई, एक भी दुश्मन नहीं मारा। हर ऑपरेशन में तेरे दुश्मनों को ढेर किया, आज तो खुद ही ढेर होगा। है मेरे मालिक शक्ति दे मुझको, और मैं तत्काल मालिक तो यही होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कोई मालिक नहीं होता, भगवान को। मैंने एक महापंडित से पूछा, भगवान क्या करता है, कहाँ रहता है, बताओ पंडित जी। बोले वो तो मेरे को पता ही नहीं, जब वो तो आप पंडित नहीं। फिर भगवान जो पूरी ब्रह्मांड को चलाता है वो भगवान है, और हर जगह मौजूद है, नजर आता नहीं, और योग्य तपस्या के बिना मनुष्य पाता नहीं। तो मैं उसको भगवान, अपने अंदर वाले भगवान को, मन मंदिर अंदर भगवान से पूछा, वो मालिक क्या करूं? बोले जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता। तो मुझको ठीक, ओके डन। मैंने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन काटी, और 1 और 2 और अंदर ठोक दिया। अंदर ठोक दे, बड़ाम दे फटे, अंदर से आवाज है अल्लाहू अकबर, काफर का टेक। मुझको मरिया तो ऐसा एक भी मरो। और उसके बाद में उसमें 6 मरे 5 मरे मुझे नहीं पता। और उनके जो 30 आदमी थे, वो उनका मेजर भी था, उनका कंपनी कमांडर भी था। वो बोले या अली, हम दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे, साथियों आगे बढ़ो। और उन्होंने एकदम से या अली करके बोला, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली राजा रामचंद्र की जय। और सुबेदार बाबूलाल और वो सुमेर सिंह राठौड़ साहब सबके सब, और उन पर 30 आदमियों पर ऐसे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े, डड 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 डड, कोई 10 मीटर पर, कोई 5 मीटर पर। और मेरा हथियार छूट गया था, तो मैं वो दुश्मन की गन ऐसे फायर करी, उसी करोड़गंज में नीचे पड़ा हूँ। तो ये ऐसे हाथ गया तो मेरा पूरा सामान अंदर चला गया। मैं यार ये तो कि ज़्यादा ही फाट रहा है, लेकिन मेरा हाथ काम कर रहा था। मैं यार हाथ तो काम कर रहा है, मुझको काम कर रहा है, जितने लेंगे काम में इसको, बाद में तो मरना है इसको। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट एड लिया, उसमें डाला अंदर, और इसको फर्स्ट एड किया, और ऐसे रगस्ता और वो गन ऐसे फायर करिए, और वो ग्रेनेड निकालूँ आराम से, ठंडे दिमाग से ग्रेनेड निकालूं, और ऐसे करके उसको पिन को 1 और 2 अल्लाह पे भीतर छोड़ दूँ। बड़ा अल्लाह खुदा मुझको जात्री वहाँ, मतलब गाली गलौज चलता था उधर में, यहाँ में नहीं वो। तो वो मतलब गड़ागड़ मतलब
ऐसे करने लो। अब मेरे जो साथी थे ना उन्होंने मेरी पोजीशन देख ली, तो सुमेर साहब बोलता है, ओए छतरी बता दे हिंदुस्तान की धरती को, अगर हिंदुस्तान की धरती में शेर पैदा होते हैं, इन कुत्तों को चुग चुग के मारना दिगंदर तेरा गुरु जी के आखिरी शब्द है। बोलो सुमेर सिंह राठौड़ साहब ने मेरे को इतना हौसला अफजाई किया जी कोई हद नहीं। फिर भौरलाल साहब ने बोला बता दे कि राजस्थान की शेरनी का दूध भी आता है, मार इन कुत्तों को। बोले तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया है। ऐसे ही गुप्ता साहब बोला दिगंदर हम तो चलते हैं। और ऐसे ही मतलब ओलदार सुल्तान सिंह नरवारिया सारे के सारे मेरे साथी बोला दिगंदर तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया है, तेरे को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ना तो अपने वाले मार सकते ना पाकिस्तानी मार सकते, खड्डा बीच में, इधर से गोली आओ तो इधर बचाओ, इधर से गोली आओ तो इधर बचाओ। और उनका नजदीक, अब वो बाहर निकले तो मैं ठोक गिरूं, तो वो गन ऐसे फायर कर रही और मैं गन के नीचे जाऊं और गड़ा ग्रेनेड। अब अंधेरा में ग्रेनेड तो दिखेगा ना, फटने के बाद में वो खुद नहीं दिखता, उसके टुकड़े हो जाते थे दुश्मन के। वो ऐसे बोलते अल्लाह अकबर अल्लाह, जब मुझको हाँ मर रहा। आवाज से मेरे को पता चला कि हाँ कुछ कम हो रहे। मतलब ऐसे करते करते सुबह 4 बजे तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। फिर उसके बाद गन ठंडी होगी, उनकी 2 गनों के ऊपर मेजर अनवर खान ऐसे वो जो मेरा सीओ साहब रविंद्रनाथ एंड पार्टी थी ना, वो उनको बढ़ने नहीं दे रहा था। वो ऐसे पत्थरों के आड़ लेते लेते लेते, अब क्योंकि खड़ा होकर मरना बहादुरी थोड़ी है भाई, अपने आप को बचाते हो, दुश्मन को मार करके दी हुई जगह पर कब्जा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। तो वो हमारे सीओ साहब वाली यार पार्टी कम से कम 300 मीटर पर पहुंच गई। उस टाइम पर मतलब मैंने 11 बैंकर उड़ा दिए थे उनके। और वो मेरे को बार बार बोला रहा कोबरा पोजीशन बता, कोबरा पोजीशन बता। अब मैं अपना सेट बंद कर दिया और मैं मेरे साथी जो शहीद हो चुके थे उनके सेट पर आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। अब मैं एक को दबाया, मैं को सर वो जहाँ से खड़ी चट्टाना वहाँ से आ जाओ, मैंने पहले भी बताया था आपको। बोले ओके रोजर। तो सीओ साहब ने और बात करनी चाहिए लेकिन मैंने वो काट दिया। उसके बाद में वो पीछे गया तो मेरा एक साथी लहसना एक बच्चन जी के सिर में गोली लगी और वो बोले गुरुजी दिगेंद्र कोबरा LMG ले ले। और मैंने अपना पिट्ठू पे ऐसे हाथ मारा तो उसमें जो लाडू थे वो सारे खत्म हो गए, यानी ग्रेनेड एक भी नहीं था। तो मैं सोचा पिस्टल और कमांडो टाइगर से काई की लड़ाई लड़ी जाए। अब मैंने उसकी LMG ले ली और उसके पास में मतलब मैगजीन भरे हुए थे और उस LMG पे एक मैगजीन लगा हुआ था। मैंने सोचा इसमें भी गोली होंगी, अब मुझे नहीं पता था उसमें एक ही गोली है। मैंने ये बेरा होता तो मैं नया 30 का मैगजीन चढ़ा लेता। और मैं जैसे वो बर्फ में कटी हुई सीढ़ी में ऊपर चढ़ा तो मेजर अनवर खान की दोनों गन बिल्कुल रेड हो रही लाल ऐसे। तो मैं वो काला काला मुझे भी दिखाई दिया क्योंकि मेरे को गाली काट रहा था वो बहुत देर से। मेरे को कह रहा हिंदुस्तानी कुत्ते तेरे 16 टूक करूंगा खुदा की कसम। मैं बोला मेजर अनवर खान संभाल सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता हमको। और मैंने जैसे ही फायर किया तो उसमें से एक ही गोली फायरी। मैं तो सोची 30 है लेकिन उसमें एक गोली फायरी। उसने 4 देशन गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी इस पर बेल्ट पे, लेकिन बेल्ट से छुलती गई, वो अंदर नहीं गई, वो इधर से गई इधर से निकल गई। यानी ये जो बेल्ट है यहाँ लगी और यहाँ निकल गई और बेल्ट के ऊपर वो पट्टी बंधी रहेगी बेल्ट की। अब बचीड़ उठा मेरे। अब उसने एक गोली फायर हुई, मैं दोबारा उसको कोकिंग हैंडल को ऐसे कराया। इतनी देर में उसने मेरे पर डाई मारी ऐसे, तो उसका हाथ इधर और मन ने वो LMG तो छोड़ी, उसका टेटुआ पकड़ा इधर सीधा ही ऐसे कैसा उसको ऐसे पकड़ते ही और मारी किक गुड़ता गुड़ता और उसको ऐसे बीचा। मैंने बीचते बोला हिंदुस्तानी छोड़ दे। मैं क्यों बरात मारा छोड़ दूँ तन भाई, को रिश्तेदारी मारा छोड़ दूंगा मैं। उसका टेटुआ दबाया गुड़ता गुड़ता वो नीचे। अब वो भारी भरकम था, अब वो एकदम से मेरे से लात घुसा करके छुटवा लिया। छुटाते ही वो भागना शुरू हुआ। भागते मैं खड़ा हुआ, खड़े होते ही मतलब मेरी टांग पीछे की तरफ ऐसे लुट गई। अरे मुझको दिगेंद्र एक ही टांग अपने पास, मैं चलो एक से काम में लेगा। मैंने एक पर बैठा और सीधा का सीधा उस पर डाई मारी। उस पर डाई मारी तो उस मेरा हाथ यहाँ लग गया उसका, तो वो ऐसे पड़ा दर्द पड़ते मतलब बेल्ट में हाथ गलिया कुछ थोड़ी देर तो इधर भी गलिया था कहीं और फिर बेल्ट में गलिया, बेल्ट से छूट गया, घड़ नीचे जा रहा था, वो ढलान था ना। और फिर उसके जूते में मेरे 2 आंगली ऐसे कैसी गली और गलते में मरा बच्चीड़ उसके पीठ के ऊपर, पीठ पर जाते ही वो ऐसे कमांडो टाइगर काटा और उसकी ऐसे टाइट पकड़ी गच बटाया। बटाते बोले मैं गया काम से। फिर मैं गए तो कमांडो टाइगर साइनाइड डाला है, उसको चलाना भी बहुत खांडे की धार है। उसको ऐसे करके ना मैं उसकी मुंडी काटी आराम से,
काट के मुझे बोल भाई मेजर ने कहा कुत्ता तू या मैं, लेकिन वो उस दिन बोलिया नहीं बेचारा, इतनी जीभ बाहर आ रही थी। वह कमांडो टाइगर को दूर फेंका और वो ऐसे मुंडी लेके भारत माता जय बोलता ऊपर चढ़ा। और उसी टाइम अमरीकी सैटेलाइट मेरी डाडी वाली फोटो आ गई, इसलिए जिंदा महावीर चक्र भारत सरकार ने मुझे दे दिया, इसका धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैं ऊपर गया, फिर उसके बाद में वो जो तिरंगा झंडा दिया था ना चीफ ने, वो झंडा लिया मैंने जय बोलने के बाद में। और जो राजेंद्र मेरे गांव का लड़का था, राजेंद्र लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह तंवर, तो वो बोलता है सर ये तो दिगेंद्र की आवाज है, जय बोल रहा। तो मेरे शिव साहब बोलता है दिगेंद्र घबरा मत, आगे मको घबराने की जरूरत नहीं साहब, कोई कैजुअल्टी नहीं है और हमने तोलोलिंग जीत ली है। तो शिव साहब को ये पता था कि 9 साथी शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये जवान कितना बहादुर है, ये बोलता है कोई कैजुअल्टी नहीं है। और जबकि मेरे को पता था कि मेरे 9 के 9 साथी शहीद हो चुके हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मैं जय बोली तो मेरे अलावा किसी ने नहीं बोली, तो मैं कैसे मान लूँ मेरे साथी जिंदा है। तो मैंने जैसे ऊपर बोला, उसके बाद में मैंने वो डेड बॉडी ली, पत्थर का सारा लगाई, राइफल की सीलिंग के मैंने वो तिरंगा झंडा बांधा। और जो बैनट नीचे था ना, वो ऐसा का ऐसा वो कटी हुई मुंडी में, क्यों वहाँ पत्थरों में तो गड़ नहीं सकता। और वो इससे बढ़िया खड्डा और कोई मिला नहीं मुझे, वो मुंडी काटा था, वो उसमें ऐसे पाइप कूद रहा था उसका ब्लड का, गदे गदे उसका ऐसे मारी किक और पत्थर का सारा लगाई और उसी में झंडा गाड़ दिया। और भारत का पहला झंडा गाड़ते उधर, मतलब वहाँ जय बोलता रही आते थे। मेरे शिव साहब आ गए, प्राउड माई सन, हिंदुस्तान की तरफ से टूर राजरेप की पहली कामयाबी मुबारक हो मेरे बच्चे दिगेंदर, मुबारक हो। आज हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि टूर राजरेप ने तोलोलिंग पर झंडा गाड़ दिया। ये सबसे बढ़िया खुशी का दिन था मेरे को उस दिन, कि अब मुझे कोई चक्रवर्ती राजा भी बनाओ ना तो इतना खुशी नहीं हो सकती जितना मेरे को उस दिन वो जंग जीतने पे हुई थी। कि मैं जिस काम से फौज में आया था वो काम मैंने पूरा किया और भारत की पहली जीत दिलाई। वहाँ से मेरे को उठाया गया और नीचे लाया गया, और नीचे लाने के बाद में श्रीनगर हॉस्पिटल में आया तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के कर्ण बली, 48 मारे। मगर हैं तो डॉक्टर बोलता आप गिनते नहीं। मैं कहता फौजी तो ठोकते ठोकते हैं, मगो साहब गिनते नहीं। टू राजरेप ठोकती है, गिनती नहीं है मगो साहब। बोले शाबाश बेटा तू नोट आउट है। कोई ना, उसके बाद में पूना हॉस्पिटल में गया और मेरा 6-7 दिन तक मैं कोमा में रहा। उसके बाद मेरा इलाज हुआ और उसके बाद में 14 अगस्त 1999 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया मेरे पास में रात को और आकर के बोलता बेटा तोलोलिंग पर उस दिन तेरा नाश्ता नहीं ले पहुंचा, मेरी गलती है, मैं लेट हो गया था, नाश्ता बनया नहीं था। अब मैं तेरा 7 पीढ़ी का 7 पुश्त का नाश्ता ले रहा था, कि उस दिन तो उसी दिन का नाश्ता था वो, और अब बेटा मैं तेरा 7 पुश्त का नाश्ता लेके आया हूँ। मुझको मैं साहब समझा नहीं। बोले तुझे महावीर चक्र, वीरों का वीर महावीर दिया जाता है बेटा, तुझे महावीर चक्र से सम्मानित किया देश, और देश भारतीय सेना ने तुझे वीरता पुरस्कार दिया बेटा। बोलो मुबारक हो मुझको साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हो मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है, हमारी ये आजादी तेरी कर्जदार है। शुक्रिया 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 हो शुक्रिया।